नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होती है बोस्टन के मैथमेटिकल साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, जहां प्रोफेसर लैम्बाउ ने हाल ही में मैथ्स का एक बड़ा अवार्ड जीता है। प्रोफेसर लैम्बाउ अपने स्टूडेंट्स के सामने एक असंभव सा गणित का सवाल रखते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई भी सेमेस्टर खत्म होने से पहले इसे हल कर देगा, उसका नाम इंस्टीट्यूट के जीनियस लिस्ट में शामिल होगा और उसे बड़ा इनाम भी मिलेगा। इतना कहकर लैम्बाउ बोर्ड पर वो मुश्किल सवाल लिखकर क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब सीन में एंट्री होती है एक सफाई कर्मचारी की। विल नाम का यह सफाई कर्मचारी फर्श साफ कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, विल महज एक क्लीनर नहीं है। यह लड़का गणित और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीनियस है, साथ ही बहुत पढ़ा लिखा भी है। हालांकि इसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। जब विल की नज़र उस सवाल पर पड़ती है तो उसकी जीनियस वाली नस फड़क उठती है। वो फौरन सवाल को कॉपी करता है और अपने साथ घर ले जाने के लिए रख लेता है। काम खत्म करके वो अपने जिगरी दोस्त चकी के साथ एक बार में जाता है। दोनों खूब मस्ती करते हैं, लेकिन विल जल्दी घर लौटने का फैसला करता है और चकी को वहीं छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर विल अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है और बाथरूम के शीशे पर ही उस मुश्किल सवाल को हल करने लगता है। अगले दिन विल वापस इंस्टीट्यूट आता है और चुपचाप बोर्ड पर उस सवाल का पूरा हल लिख देता है। ड्यूटी खत्म करने के बाद विल चकी के साथ बेसबॉल खेलने चला जाता है और दोनों हंसते मजाक करते हैं। उधर यूनिवर्सिटी में एक पार्टी चल रही है जहां प्रोफेसर लैम्बाउ भी मौजूद है। तभी उनके स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि किसी ने बोर्ड पर लिखे मैथ्स के उस असंभव सवाल को हल कर दिया है। प्रोफेसर लैम्बाउ हैरान रह जाते हैं। लैम्बाउ तुरंत स्टूडेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाकई में सवाल को बड़ी सफाई से हल किया गया है। वो पूछना शुरू करते हैं कि यह कारनामा किसने किया है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाता। ठीक इसी वक्त विल और चकी अपना खेल खत्म करके अपनी कार में मॉर्गन और बिली से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में विल की नज़र काम्बा नाम के एक लड़के पर पड़ती है। यह वही काम्बा है जो बचपन में विल को बहुत तंग करता था और मारता भी था। आज काम्बा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों को छेड़ रहा होता है। चकी फौरन गाड़ी रोकता है। विल गाड़ी से बाहर निकलता है और काम्बा की गर्दन पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। चकी, मॉर्गन और बिली भी नीचे उतरकर काम्बा के दोस्तों से भिड़ जाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है, लेकिन विल इतना गुस्से में होता है कि पुलिस के सामने भी काम्बा को पीटना जारी रखता है। आखिरकार पुलिस विल पर काबू पाती है, उसे हथकड़ी लगाती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब हम वापस प्रोफेसर लैम्बाउ की क्लास पर आते हैं। लैम्बाउ जब क्लास में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि क्लास में भीड़ लगी हुई है। सिर्फ उनके स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बाहर से भी बहुत लोग उस मैथ्स जीनियस को देखने आए हैं जिसने वह सवाल हल किया था। लैम्बाउ सबको इनाम और सम्मान देने के लिए पूछते हैं कि यह किसने किया है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि किसी भी स्टूडेंट ने सवाल हल नहीं किया है। अब सीन फिर विल पर आता है, जिसे उसका दोस्त चकी पुलिस स्टेशन से अपनी कार में लेने आता है। विल चकी को बताता है कि काम्बा के साथ हुई लड़ाई के कारण एक हफ्ते बाद उसकी जज के सामने पेशी है। अगले दिन विल काम पर इंस्टीट्यूट जाता है और देखता है कि बोर्ड खाली है। वो फिर से उस पर गणित की नई थ्योरीज लिखने लगता है। तभी प्रोफेसर लैम्बाउ विल को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं। विल झेम जाता है और बिना जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ हार्वर्ड नाम के एक बार में जाता है, जहाँ चकी दो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है। तभी क्लार्क नाम का एक स्मार्ट सा दिखने वाला लड़का आता है और क्लार्क उन लड़कियों के पास आकर बैठ जाता है। वो सुनता है कि चकी उन्हें बता रहा है कि वह पहले उनके साथ ही पढ़ता था। इस पर क्लार्क चकी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि वह तो अनपढ़ है। यह सब देखकर विल बीच में आता है और अपनी तेज तर्रार और ज़बरदस्त नॉलेज से क्लार्क की धज्जियां उड़ा देता है। विल ऐसी बातें करता है जिससे साफ हो जाता है कि उसने हज़ारों किताबें पढ़ी है। क्लार्क के पास विल के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसकी इज्जत सबके सामने यराब हो चुकी होती है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस जबरदस्त कॉन्फ्रंटेशन के बाद विल को लड़की से बात करने का मौका मिल जाता है। लड़की का नाम है स्काइलर, जो विल से इम्प्रेस होकर उसे अपना फ़ोन नंबर देती है और मिलने के लिए पूछती है। इसी बीच प्रोफेसर लैम्बाउ इंस्टीट्यूट में सफाई कर्मचारियों की सप्लाई करने वाली कंपनी में जाते हैं। वो उन्हें बिल्डिंग नंबर 2 में काम करने वाले एक खास आदमी के बारे में पूछते हैं। जाहिर है वो विल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसका नाम नहीं पता होता। शुरू में कंपनी वाले लैम्बाउ को विल की जानकारी देने से हिचकिचाते हैं,
लेकिन लैम्बाओ के बहुत जोर देने पर कि मामला बहुत जरूरी है, वो उन्हें विल की फाइल के इंचार्ज ऑफिसर का कार्ड दे देते हैं। प्रोफेसर लैम्बाओ को पता चलता है कि विल तो जेल जा चुका है, जमानत पर रिहा हुआ है और फिलहाल पैरोल पर है, इसीलिए वह पूर्व कैदियों के पुनर्वास ऑफिस के जरिए काम कर रहा है। एक हफ्ते बाद काम्बा वाली लड़ाई के मामले में विल की कोर्ट में पेशी शुरू होती है। जज साहब पिछले 2 सालों में विल पर लगे कई आरोपों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। वो विल को याद दिलाते हैं कि जब वह छोटा था तो ऑर्फनेज में रहता था और हमेशा गड़बड़ी करता रहता था, इसीलिए उसे एक ऑर्फनेज से दूसरे में शिफ्ट किया जाता था। विल खुद ही अपनी वकालत करता है और किसी लॉयर की मदद नहीं लेता। विल का यह कदम वहां मौजूद प्रोफेसर लैम्बाओ को बहुत पसंद आता है, लेकिन जज विल के लिए $50,000 का भारी भरकम बॉन्ड तय करते हैं। बॉन्ड की रकम नहीं भर पाने के कारण विल को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 21 साल से कम है। विल के दिमाग में स्काइलर घूम रही होती है, इसलिए वह डिटेंशन सेंटर से उसे फ़ोन करता है और जल्द मिलने के लिए कहता है। इसके बाद विल एक बंद कमरे में जाता है, जहां प्रोफेसर लैम्बाओ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लैम्बाओ उसे लाइफ की सबसे बड़ी डील ऑफर करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जज से बात की है और जज उसे रिहा करने के लिए मान गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ। लैम्बाओ यह भी कहते हैं कि उन्हें इंस्टीट्यूट में विल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह एक मैथ्स जीनियस है। प्रोफेसर लैम्बाओ विल को बताते हैं कि जज की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा ताकि उसका व्यवहार सुधारा जा सके। लैम्बाओ उसे चेताते हैं कि अगर उसने कोई भी शर्त तोड़ी तो जज उसे तुरंत वापस जेल भेज देंगे। विल पहले तो विरोध करता है, लेकिन फिर लैम्बाओ की बात मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेल से बाहर की जिंदगी कुछ भी करने के बदले में बहुत बेहतर है। विल यह सौदा मान लेता है। आखिरकार उसे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए। लैम्बाओ की गारंटी पर विल डिटेंशन सेंटर से बाहर आ जाता है और उसे तुरंत इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है। प्रोफेसर लैम्बाओ विल से कुछ गणित के टेस्ट लेते हैं और पाते हैं कि विल वाकई में अत्यधिक प्रतिभाशाली और तेज है, जैसा उन्होंने सोचा था। शर्त के मुताबिक लैम्बाओ विल को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर हेनरी के पास। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। विल ने डॉक्टर हेनरी की किताब पहले ही पढ़ रखी थी। डॉक्टर हेनरी के साथ पहली थेरेपी सेशन में विल चालाकी से हेनरी को उलझाना शुरू कर देता है और झूठ बोलता है कि वह होमोसेक्सुअल है। विल की बातें सुनकर हेनरी बुरी तरह चौंक जाते हैं और फौरन सेशन खत्म करने का फैसला करते हैं। इसके बाद लैम्बाओ विल को एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जो हिप्नोसिस सम्मोहन से मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर विल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके अचेतन मन सबकॉन्शियस से बात कर सकें, लेकिन विल फिर से डॉक्टर को धोखा देता है और सिर्फ हिप्नोटाइज होने का नाटक करता है। आखिर में पता चलता है कि विल तो बिल्कुल भी हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। विल सब पर हंसता है और यह कहकर चला जाता है कि उसे किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। लैम्बाओ अब थक हारकर अपने पुराने यूनिवर्सिटी रूममेट डॉक्टर सीन से मिलने का फैसला करते हैं, जो खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट है। लैम्बाओ उनसे उनकी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। बातों ही बातों में जब लैम्बाओ शॉन से पूछते हैं कि वह रियूनियन पार्टी में क्यों नहीं आए, तो शॉन टाल देते हैं। लैम्बाओ को महसूस होता है कि शॉन बदल गए हैं। प्रोफेसर लैम्बाओ को पता चलता है कि शॉन अपनी पत्नी नैन्सी की मौत के बाद अकेले हो गए हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। लैम्बाओ शॉन को मैथ्स जीनियस विल के बारे में बताते हैं और गुजारिश करते हैं कि वह इस लड़के के लिए हफ्ते में एक सेशन ले, क्योंकि विल को इसकी सख्त जरूरत है। शॉन मना करते हैं, पर लैम्बाओ उन्हें इमोशन ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि विल भी उसी इलाके से आया है जहां शॉन पहले रहते थे। यह सुनकर शॉन आखिरकार विल को देखने के लिए राजी हो जाते हैं। विल और डॉक्टर शॉन का पहला सेशन शुरू होता है। शॉन लैम्बाओ और उनके असिस्टेंट टॉम को बाहर जाने के लिए कहते हैं और विल के साथ अकेले बैठते हैं। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। विल शॉन के घर में रखी किताबों का बड़ा कलेक्शन देखकर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि शॉन ने पढ़ने के लिए गलत किताबें चुनी हैं। तभी विल की नज़र शॉन द्वारा बनाई गई एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग में सूरज डूबने के रंगों के साथ पानी के बीच एक खोई हुई नाव दिखाई गई है। विल उस पेंटिंग का गहराई से विश्लेषण एनालाइज करना शुरू करता है। उसकी एनालिसिस इतनी सही होती है कि शॉन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन जब विल शॉन की पत्नी का जिक्र करता है, जबकि उसे उनकी कहानी नहीं पता, तो शॉन उसे संभलकर बोलने के लिए कहते हैं।
लेकिन विल नहीं रुकता और उनकी पत्नी के बारे में गंदी बातें बोलता है। यह सुनकर शॉन का सब्र टूट जाता है। वह विल की गर्दन पकड़ते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा उनकी पत्नी का नाम लिया तो वह उसे जान से मार देंगे। बस इसी के साथ विल तुरंत सेशन खत्म करता है और लैम्बाउ तथा टॉम के सामने से शॉन के चैम्बर से बाहर निकल जाता है। लैम्बाउ तुरंत अंदर जाते हैं और कहते हैं कि शॉन अब विल को दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन शॉन उन्हें चौंकाते हुए कहते हैं कि वह अगले गुरुवार को शाम 4 बजे विल को जरूर लाए। शॉन ने विल की बथावत से खुद को चुनौती दी है और तय कर लिया है कि वह इस विद्रोही रिबेल लड़के के व्यवहार का आकलन जरूर करेंगे। अगले दिन विल स्काइलर के साथ बाहर जाता है। दोनों एक जगह बैठकर बात करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। स्काइलर बताती है कि वह मेडिकल फैकल्टी में जाना चाहती है। विल यह बात अपने दिमाग में बिठा लेता है और उसे लगता है कि उसका और स्काइलर का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। अगला गुरुवार आता है। विल डॉक्टर शॉन के साथ दूसरे सेशन के लिए जाता है और वे एक पब्लिक पार्क में बैठते हैं। शॉन विल से बात करना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि विल ने शायद जंग पर बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन उसने कभी असल में जंग नहीं लड़ी और नहीं अपने साथियों को अपने हाथों में मरते देखा है। शॉन इस उदाहरण से विल को समझाना चाहते थे कि सिर्फ किताबें पढ़कर खुद को जीनियस समझना और लोगों को जज करना सही नहीं है, जब तक आपने वही दुख न सहा हो जो उन्होंने सहा है, क्योंकि किताबें पढ़ने वाला और जिंदगी को असल में महसूस करने वाला एक नहीं हो सकता। जाहिर है, शॉन विल को उसकी पत्नी नैन्सी के बारे में कही गई बातों का आईना दिखा रहे थे। शॉन फिर अपनी पत्नी नैन्सी के बारे में भावुक होकर बात करना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि नैन्सी एक फरिश्ता थी और वह उससे बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन कैंसर ने उन्हें छीन लिया। यह सुनकर विल को गहरा अफसोस होता है कि उसने बिना जाने समझे शॉन की पत्नी के बारे में गलत बोला। वह चुप रहता है और कोई टिप्पणी नहीं करता। इधर विल इंस्टीट्यूट का काम छोड़कर चकी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगता है। काम खत्म करने के बाद विल स्काइलर को फ़ोन करता है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए। वह कुछ बोलता नहीं है और आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देता है। फिर तीसरे सेशन का समय आता है। विल शॉन से मिलने जाता है, लेकिन वह पूरे 1 घंटे तक खामोश बैठा रहता है और शॉन भी खामोश रहते हैं जब तक कि समय खत्म नहीं हो जाता। विल चला जाता है। चौथे सेशन में भी विल काफ़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन इस बार वह शॉन से बात करना शुरू करता है। विल स्काइलर के बारे में बताता है और कहता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वह उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता, खासकर तब जब उसकी खुद की ज़िंदगी इतनी अस्थिर अनस्टेबल है। शॉन उसे समझाते हैं कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी और प्यार का राज 2 लोगों के एक दूसरे को पूरा करने में है। शॉन विल को बताते हैं कि प्यार ही उसे स्थिरता और खुशी देगा और प्यार में वह अपनी पार्टनर के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। शॉन फिर अपनी पत्नी नैन्सी के मज़ेदार किस्से सुनाते हैं, जिससे विल के चेहरे पर हंसी आ जाती है। शॉन के साथ सेशन खत्म होने के बाद विल सीधे स्काइलर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि वह व्यस्त था। वह उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्काइलर कहती है कि अभी नहीं, क्योंकि वह अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सुनते ही विल उसके केमिस्ट्री के नोट्स लेता है, एक जगह बैठकर सारे कठिन सवाल तुरंत हल कर देता है और उसे वापस देता है। विल की जीनियस ट्रिक काम कर जाती है और अब स्काइलर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सच में डेट पर जाते हैं और डॉग रेस देखने के लिए निकलते हैं। स्काइलर एक खास कुत्ते पर शर्त लगाती है और वही कुत्ता रेस जीत जाता है, जिससे स्काइलर बहुत खुश होती है। बातों ही बातों में स्काइलर को विल से पता चलता है कि उसके 12 भाई हैं। यह सुनकर वह हैरान रह जाती है। अब बारी आती है 5वें सेशन की। इस बार विल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभाता है। वह शॉन से उनकी पत्नी नैन्सी और उनकी प्रेम कहानी के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। शॉन भी पूरे उत्साह और खुशी के साथ अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने दिनों के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि वह किसी ऐसे जैसे ये सब बातें कल ही हुई हों। विल अब शॉन की पत्नी के लिए उनके गहरे प्यार की सच्चाई को समझ पाता है। कुछ दिन बाद लैम्बाउ विल के लिए मकनेल नाम की एक बड़ी कंपनी में ज़बरदस्त नौकरी का ऑफर लेकर आते हैं। लेकिन विल इंटरव्यू में जाने के बजाय अपने दोस्त चकी को अपना एजेंट बनाकर भेज देता है। चकी वहां जाकर कंपनी के मालिकों के सामने बहुत अकड़ दिखाता है और उन्हें घमंडी कॉन्डिसेंडिंग तरीके से ट्रीट करता है।
हालांकि कंपनी विल को $44,000 की शुरुआती सैलरी देने को तैयार थी। एक दिन विल स्काइलर के घर पर होता है और उसे पता चलता है कि स्काइलर जल्द ही यूनिवर्सिटी के लिए कैलिफोर्निया जा रही है। यह बात सुनकर विल परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उससे दूर हो जाएगी और अगर वो उसके साथ गया तो उसे विल की असली हकीकत पता चल जाएगी और वह उसे छोड़ देगी। जब स्काइलर उसके भाइयों के बारे में पूछती है तो विल बताता है कि वे उसे बुरी तरह मारते पीटते थे। स्काइलर समझ जाती है कि विल अपना दिल खोलना नहीं चाहता और उसे खुद पर भरोसा नहीं है, जबकि वह उसे भरोसा दिलाती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन विल को गुस्सा आता है और वह स्काइलर को अकेला छोड़कर चला जाता है। जब विल लैम्बाओ से मिलता है तो लैम्बाओ उसे डांटते हैं कि उसने मैकनील कंपनी की नौकरी को तुच्छ समझा। लैम्बाओ कहते हैं कि उन्होंने यह नौकरी दिलाने के लिए कितनी मेहनत की थी। लैम्बाओ खुद भी समझ नहीं पाते कि आखिर विल चाहता क्या है। एक और मौका आता है जब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी विल को अपने साथ काम करने का अवसर देती है। वे कहते हैं कि उन्हें गोपनीय कोड्स, सीक्रेट कोड्स को डिकोड करने के लिए उसके गणितीय दिमाग की जरूरत है। लेकिन विल इसे भी मना कर देता है और अपनी मनाही को जायज ठहराता है। विल कहता है कि हो सकता है वह उनके लिए कोई कोड हल करे और वह कोड किसी अफ्रीकी या युद्धरत देश की किसी साइट का लोकेशन हो और फिर वे वहां बमबारी कर दें। विल नहीं चाहता कि वह लोगों की मौत का कारण बने, इसलिए वह ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनेगा। विल के एक नए सेशन में शॉन उसे कहते हैं कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो वह हमेशा ऐसा ही रहेगा और अगले कदम से हमेशा डरा रहेगा। शॉन उसे उसकी हकीकत से जगाने के लिए कुछ सख्त बातें बोलते हैं, लेकिन विल को गुस्सा आ जाता है। विल गुस्से में शॉन से कहता है कि वह भी अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर शॉन शालीनता से विल को बाहर का रास्ता दिखाते हैं और सेशन खत्म कर देते हैं। विल स्काइलर को फोन करके पूछता है कि वह कब जा रही है। स्काइलर उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। विल वही शब्द नहीं कह पाता, सिर्फ अपना ख्याल रखने के लिए कहकर फ़ोन काट देता है। स्काइलर एयरपोर्ट जाती है और कैलिफोर्निया जाने वाले प्लेन में बैठ जाती है। विल वापस चकी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगता है। ब्रेक के दौरान चकी स्काइलर के बारे में पूछता है और विल बताता है कि वह चली गई। चकी फिर पूछता है कि शॉन के साथ उसकी थेरेपी कब खत्म होगी। विल कहता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो सेशन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वे उसके लिए कोई काम ढूंढ देंगे। इस पर चकी वही बात कहता है जो सब कहते हैं। विल के पास अद्भुत टैलेंट है जिसे उसे इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वह जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा। उसी समय लैम्बाओ शॉन से मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शॉन ने विल को निकाल दिया है। लैम्बाओ परेशान हो जाते हैं क्योंकि विल की पैरोल के कागजात पर उन्होंने खुद साइन किए थे। शॉन को गुस्सा आता है और वह लैम्बाओ से कहते हैं कि विल को और ध्यान की जरूरत है। शॉन बताते हैं कि विल के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसे लोगों को खुद से दूर धकेलने के लिए मजबूर करता है, इससे पहले कि कोई उसे धकेल दे। शॉन आगे कहते हैं कि विल किसी के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है, खासकर इसलिए क्योंकि वह लगभग 20 साल तक अकेले रहा है। शॉन और लैम्बाओ के बीच विल को लेकर बहस शुरू हो जाती है और उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है क्योंकि लैम्बाओ सिर्फ विल की प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिना यह जाने कि विल क्या चाहता है, जबकि शॉन विल के व्यवहार को ठीक करके उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, ट्विस्ट यह है कि विल खुद चैम्बर के बाहर खड़ा होकर यह सब सुन रहा होता है। वह अंदर आता है जिससे लैम्बाओ शर्मिंदा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। लैम्बाओ विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देते हैं। शॉन विल को उसकी फाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि यह जज को सौंपी जाएगी। फिर शॉन मानसिक रूप से विल के करीब आने की कोशिश करते हैं। शॉन विल को बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके पिता शराबी थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। यह सुनकर विल भी टूट जाता है और बताता है कि उसके पिता भी उसे मारते पीटते और सताते थे। और फिर विल शॉन को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद विल उन सभी लोगों की बातों पर गहराई से सोचता है जो उससे प्यार करते हैं और वह मैकनील कंपनी में जाता है जो उसे लैम्बाओ द्वारा दिलाए गए पद पर स्वीकार कर लेती है। विल और शॉन के आखिरी सेशन में शॉन इस बात से संतुष्ट, रिएश्योर्ड होते हैं कि विल ने सही नौकरी चुनी है। शॉन उसे बताते हैं कि वह छुट्टियों पर जा रहे हैं, लेकिन अपना यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर देकर कहते हैं कि वह उन्हें फ़ोन जरूर करे। शॉन विल को जाते जाते आखिरी बात कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारा दिल कहे ताकि तुम्हें शांति मिले। फिर दोनों गले मिलते हैं
और विल उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। अब आता है विल का 21वां जन्मदिन। उसके दोस्त मिलकर उसके लिए सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। विल इस कार से बहुत खुश होता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। उसी समय लैम्बाउ शॉन से माफ़ी मांगने जाते हैं। लैम्बाउ देखते हैं कि शॉन अपना सामान बांध रहे हैं। लैम्बाउ कहते हैं कि उन्हें चिल्लाने के लिए अफसोस है और शॉन भी कहते हैं कि उन्हें भी चिल्लाने के लिए अफसोस है। दोनों मेलमिलाप कर लेते हैं और उनके बीच सब ठीक हो जाता है। इसके बाद विल अपनी नई कार में शॉन के घर जाता है। शॉन उसे नीचे की खिड़की से देखते हैं। विल मेल बॉक्स में एक संदेश छोड़ता है और चला जाता है। जब शॉन नीचे आकर मेल बॉक्स से वह संदेश निकालते हैं और खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विल ने लिखा है कि वह सब कुछ के लिए शॉन का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही वह लैम्बाउ को यह बताने के लिए कहता है कि वह मैकनील कंपनी की नौकरी छोड़कर जा रहा है और उन्हें गुस्सा न होने के लिए कहे, क्योंकि विल अब कैलिफोर्निया के रास्ते पर है। वह स्काइलर से मिलने जा रहा है और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, क्योंकि वह उससे प्यार करता है और वही कर रहा है जो उसका दिल कहता है। यह पढ़कर शॉन बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक भटके हुए जीनियस की जिंदगी को सही राह पर ला दिया है। और इसी प्यारे नोट पर फिल्म खत्म हो जाती है।